अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। आज मैं ऑलरेडी बड़ा अच्छा दिन हमारा स्टार्ट हुआ है, हंस हंस के हमारा ज़रा बुरा हाल हुआ है। अब्दुल्ला प्लीज़ बताएं कि आप भाई मुझे ये इंकशाफ ऐसे हुआ कि हम जो टर्म यूज़ करते हैं ना कि इस पेन के तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी ना दूं। पहले तो बताएं ये किसने आपको कहा था फूटी कौड़ी? ठीक है, आपको तो पूरी रिसर्च में घुस गए। मुझे नहीं पता था कि हमें ये तो पता था कि पैसा, आना, टका ये सारी हमारी करेंसी की डिविजन्स थी, लेकिन कौड़ी और फिर उसके बाद फूटी कौड़ी भी मुझे लगता था बस ऐसे ही ये टर्म किसी ने बनाई हुई है और किसी चीज की ऐसी बेवकूफ सी कीमत लगाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फूटी कौड़ी की है, फूटी कौड़ी इज अ टर्म और उसका हमने कुछ ट्रांसलेशन उसकी जनाब 3 फूटी कौड़ियां जो थी वो एक कौड़ी के बराबर होती थी, 10 कौड़ियां एक दमड़ी के, 2 दमड़ियां एक पाई के, 1.5 पाई एक धेले के, 2 धेले एक पैसे के, 2 पैसे एक टके के और 2 टके एक आने के और 16 आने से फिर 1 रुपया बनता तो यानी जो हम कहते हैं इसका तो मैं एक धेला नहीं दूंगी। हाँ। जो जाके हमारी दुकानों पे लड़ाई होती है तो उसमें धेला भी सही है और फूटी कौड़ी भी सही है और टका भी सही है और 1 रुपए में एक्चुअली 7,920 फूटी कौड़ियां होती थी, which is a huge number। फूटी कौड़ियां आप रख लें, रुपए आप मुझे दे दें। बट एनीवे ये जब हम सुबह डिस्कस कर रहे थे तो वी वर वेरी सरप्राइज्ड। और इसका अगर हालिया सूरत हाल में जरा जायजा लें तो आपको पता है कि रुपया इतना डीवैल्यू हो गया है कि अब लिटरली एक अरसा दराज हो गया मुझे वो 2 रुपए का सिक्का भी देखे हुए। और हाँ होता है। exactly। 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का और उसके बाद 3 और 4 को तो हम खा ही गए हैं उसके बाद डायरेक्ट 5 आता है फिर, क्योंकि मिलता क्या है, मतलब इतने सिक्के इकट्ठे करने थे, इससे बड़े बड़े नोटों से ही छोटी छोटी चीजें अब तो आ रही हैं, सो सिक्के आर नाउ आउट। बट एनीवे दिस वाज सम लिटिल ट्रिविया दैट वी गॉट टू नो इन द मॉर्निंग और सोचा आपके साथ शेयर कर लें। आपको पता है एक ज़माना होता है जब यंगस्टर्स आर ग्रोइंग अप इन देयर टीन एजेस, तो या तो उन्हें पायलट बनने का शौक होता है या फिर उन्हें स्टूवर्ड या लड़कियों को एयर होस्टेस बनने का बड़ा शौक होता है। तो मुझे लगता है कि ये दौर हर एक पे गुजरा होता है, लड़कों को ज़्यादा पायलट और स्टूवर्ड्स भी कुछ को और लड़कियों को एयर होस्टेस। तो और उसमें ऑब्वियसली बात सारी ये होती है कि वो दुनिया फिरने का शौक होता है, जस्ट अपॉर्चुनिटी, ट्रैवलिंग एंड यूनिफॉर्म एंड ऑल दैट। बिल्कुल, इस बिजनेस में होने की जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो उससे फायदा उठाने के लिए, ऑल्दो इट्स वेरी टफ जॉब, बल्कि पूछेंगे भी इनसे। ग्रेट प्राइस। अभी हम जरा कोरोना वायरस की तीसरी लहर की बात कर लें। इंतहाई खतरनाक हो चुकी है ये, कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह खतरनाक हदों को छू रही है। कोरोना वायरस तलबा के तालीमी मुस्तकबिल के लिए भी नहायत खतरनाक साबित हुआ है। आज NCOC का एक और अहम इजलास होगा जिसमें वफाक और तमाम सूबों के वज़राए तालीम और सेहत शिरकत करेंगे। इजलास में तालीमी इदारों को खोलने या मजीद बंद रखने का फैसला किया जाएगा। NCOC ने पहले 15 मार्च से 2 हफ्तों के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में स्कूल्स बंद करने को कह दिया था, लेकिन सिंध में मामूल के मुताबिक 50% हाजिरी के साथ स्कूल्स खुले रहे। और इससे पहले 22 मार्च को NCOC मुल्क में फिर सख्त पाबंदियों का ऐलान कर चुकी। मुल्क भर में जहां भी कोरोना केसेस की शरह 8% से तजावज़ करेगी, वहां कारोबार हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खुलेगा। तमाम कारोबारी सरगर्मियां रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी और इसके अलावा बंद मकामात पर होने वाले तमाम सकाफती, मौसीकी और मजहबी इज्तिमाआत पर पाबंदी होगी। और अब तालीमी इदारे खुलते हैं या बंद रहेंगे, आज के ऐलान का सबको इंतज़ार है। अच्छा जी, हमें आज इस वक्त ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। मुसर्रत साहिबा, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि सबसे आप हम ये बता दें कि मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का मरकज़ पंजाब खसूसन लाहौर है। केसेस में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। NCOC ने सख्त पाबंदियों का ऐलान भी किया है, लेकिन फिर भी पंजाब हुकूमत जो है वो SOPs पर मनोअन अमल दरामद कराने में नाकाम ही रही है और इसी ये ऑब्वियसली नौबत आई है। इसकी वजह आप क्या करार देंगी? लोग मान नहीं रहे, आपकी ड्राइव स्लो हो गई है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि ये आपकी बात ठीक है कि पंजाब के अंदर जो इस वक्त इन्फेक्शन रेट है वो 9.5% है और पाकिस्तान में ये 8.5% समथिंग है और बड़ा तेजी से इजाफा हो रहा है। ये तीसरी लहर बहुत खतरनाक लहर है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट इसके अंदर हम अब SOPs के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए NCOC की तरफ से जितनी भी उनकी रिकमेंडेशंस हैं उनके ऊपर हम एज इट इज अमल कर रहे हैं। हमने मजीद सख्ती की है और इसी सख्ती के पेश नज़र हमने बेशुमार रेस्टोरेंट्स, हमने शादी हॉल,
दफातर तक हमने सील किए हैं। इंडोर तमाम किस्म की एक्टिविटीज बंद कर दी गई हैं। आउटडोर एक्टिविटीज में अगर देखें तो शादी के अंदर मैक्सिमम लिमिट कर दिया हुआ है, हमें 300 से ज्यादा नहीं हो सकते। रेस्टोरेंट्स भी सिर्फ आउटडोर, और स्कूल वगैरह और सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे उनको बंद करने की वजह भी यही थी कि हम पंजाब के जो हमारे कीमती जाने हैं उनके ज़िया को बचाया जा सके। और साथ साथ हम आपको पता है कि वैक्सीनेशन भी जारी है, तो इसमें हम आवाम से अपील करते हैं कि ये वाली लहर ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़्यादा डेंजरस है। इसमें इन्फेक्शन रेट भी बहुत हाई है पाकिस्तान में भी और बिलखुसूस पंजाब में, और इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी बहुत हाई है। तो इंशाल्लाह वी विल इंश्योर कि हम NCOC के जितने भी जो SOPs हैं उनके ऊपर ना सिर्फ हम अमल दरामद कराएं, अमल दरामद कराने के लिए हम सख्ती से भी निपटेंगे। मुसर्रत साहब, MCOC का भी अहम इजलास हो रहा है जिसमें तालीमी इदारों को खोलने या मज़ीद बंदिश का फैसला करना है। अगर तालीमी इदारे मज़ीद बंद हुए तो आई वंडर कि हमारे बच्चे आगे जाके क्या करेंगे। पढ़ाई का यकीनन नुकसान है, तालीमी साल तक ज़ाया होने का एक मरतबा फिर से खदशा पैदा हो गया है। कोई तैयारी, कोई प्लान मे बी लेटर इन स्टेज? सबसे पहले आप टीचर्स को वैक्सीनेट करें और स्टूडेंट्स के वैक्सीनेशन के हवाले से कुछ तैयारी करें। जी बिल्कुल, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि पूरी दुनिया के अंदर अभी तक हालात नॉर्मल नहीं हो रहे, और इसी के पेश नज़र जब ये थर्ड इसकी जो वेव आई है और इसके जो नए वेरिएशंस हैं इसके अंदर और इसके जो नए स्ट्रेन्स हैं वो ज़्यादा डेंजरस हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको पता है कि हमारे बच्चों का एजुकेशन और उनका करियर, ये सारी चीज़ें बड़ी अहम है, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा अहम है हमारे लिए। तो उसके लिए इस दफ़ा हमने आगे आपको पता है कि दोबारा इन चीज़ों को हम रिविजिट करते रहेंगे। अगर ये फ्लैटनिंग द कर्व की तरफ हम जाते हैं तो फिर हम ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि किस वक्त पे जहाँ जहाँ इन्फेक्शन रेट कम होएगा वहाँ पे हम अपने इदारे जो बच्चों के स्कूल्स हैं वो खोलेंगे। लेकिन इस दफ़ा का ये एक फ़ैसला हतमी है और ज़रूर है कि बगैर एग्जाम्स के हम बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें फिर जो भी तरीके SOPs के साथ बच्चों के इम्तहानात लेने पड़े, लेकिन इस चीज़ की का कभी इम्कान है कि थोड़ा सा इम्तहानात लेट तो हम कर सकते हैं, लेकिन बगैर इम्तहानात के बच्चों को नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट नहीं किया जा सकता, बिकॉज पिछली दफ़ा भी हमने बच्चों को एग्जाम्स के बगैर प्रमोट किया था। तो अगर खुदा ना खासा ये लहर इसी तरह रहती है तो फिर SOPs के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम बच्चों के एग्जाम्स को लेने का कोई तरीका वज़ा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत चीमा साहिबा हमसे बात करने का। यकीनन एक बात तो क्लियर है कि बच्चे बगैर एग्जाम्स के इस तरह प्रमोट नहीं होंगे, लग ऐसा ही रहा है। और दिस विल बी द सेकेंड ईयर गोइंग, जो कि वाकई बड़ी इस किस्म की बात है कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, एटलीस्ट याद नहीं है किसी को। तो बड़ी आपको नए तरीके से पढ़ाइयाँ जो हैं वो, और बच्चों में एक रुझान भी ज़रा ज़्यादा आना चाहिए कि लर्न ऑन योर ओन। स्कूल्स का तो खैर कुछ पता नहीं, पेरेंट्स का रोल जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा जी, और जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं ना, फिर उसके लिए फिर ज़ाहिर मसला होता है 9, 10th और ये सारे एग्जाम्स वाले कुछ सूरत हाल कंफ्यूजिंग है। लेकिन सबसे पहले हम दोबारा से अर्ज करेंगे कि आज जब ये सब सर जोड़ कर बैठ रहे हैं तो प्लीज़ ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है एल्डरली वेरी गुड, लेकिन एट द सेम टाइम स्कूल्स कॉलेजेस के टीचर्स और स्टूडेंट्स को भी वैक्सीनेट करने के हवाले से कोई प्लान मुरतब होना चाहिए बिल्कुल। और ये हम काफ़ी देर से कह रहे हैं कि 60 साल की उम्र वाला जो आपने वैक्सीनेशन किया हुआ है वेरी गुड, लेकिन साथ साथ साइड बाय साइड आपको यू नीड समथिंग एल्स एज वेल। हमारे साथ जी मौजूद हैं वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब, क्योंकि उनसे भी पूछते हैं कि सिंध क्या क्या सोच रखा है कि करना क्या है। गनी साहब, सबसे पहले तो बड़ी अच्छी बात है एंड थैंकफुली सिंध में जो है अगर पॉजिटिविटी रेट देखा जाए, वो शरह देखा जाए तो बाकी इस वक्त जो हम नॉर्म देख रहे हैं उससे कम है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। लेकिन इस सूरत हाल में महकमा सेहत का कोई मशवरा आप लोगों को आया है कि स्कूलों को खुला रखा जाए या बंद कर दिया जाए? क्या गाइडलाइंस हैं आपके पास? जो केसेस तो यहाँ अभी भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ओवरऑल सूबा सिंध में जो कल तक की परसेंटेज थी वो 3% से भी कम है, और तालीमी इदारों में जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो 2.8% है। तो अगर किसी जगह कोई किसी स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में केसेस आ जाते हैं तो उसको वैसे ही बंद कर देते हैं। तो वो एक तरह से आप उसको कह सकते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है वो तो अप्लाई हम वैसे कर रहे हैं, लेकिन अभी मीटिंग होनी है, उसमें देखते हैं कि MCOC के जो डेटा है वो जब शेयर करेंगे तो उसको हम सामने रखेंगे। लेकिन
मेरी राय तो यही होगी कि अगर कहीं केसेस कम हैं और वहाँ पर तालीमी इदारे खुले रखे जा सकते हैं तो उन्हें हमें कंटिन्यू करना चाहिए। जहाँ खुदा न खास्ता केसेस में ज़्यादा ऐसा हो जाता है और आपके पास मजबूरी हो और कोई रास्ता ना हो तो फिर आप वहाँ पर तालीमी इदारों को भी। अच्छा गनी साहब, अभी भी सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ सूबों की मुख्तलिफ है। कल अगर देख लें उठा के तो सिंध में ऑलमोस्ट 180 1900 समथिंग केसेस पंजाब में, और इस्लामाबाद में ऑलमोस्ट 570 से ज़ायद केसेस से। सिंध इज़ फ़िलहाल अंडर कंट्रोल। पहले जब NCOC ने स्कूल्स खोलने का फैसला किया था तो आप लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया था और स्कूल्स बंद रखे थे और फिर लेटर इन स्टेट जाके खोले थे। अब जो भी फैसला सामने आता है, आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिवाइस करेंगे अगर मुत्तफिक ना हुए जो सेंट्रल मीटिंग में फैसले हों उससे? देखिए, वैसे तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसमें तो यही है कि जी जो वफाकी सतह पर फैसले हों उसको पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए। लेकिन जब NCOC में बैठकर मीटिंग्स होती हैं और वहाँ कई चीज़ें ऐसी आती हैं कि वो वेरी करती हैं सिटी टू सिटी या प्रोविंस टू प्रोविंस, तो फिर उसमें ये इजाज़त दी जाती है सूबाई हुकूमतों को भी कि वो अपने हालात देखकर फैसले करें। जिस एक वाक़े का आपने हवाला दिया है वो चूँकि NCOC का फैसला ये था कि 50% अटेंडेंस के साथ तालीमी इदारे खोले जाएंगे, तो इसी तरह वो चलते रहे। लेकिन एक दिन अचानक शफकत महमूद साहब का मैंने देखा ट्वीट आया और शायद उन्होंने ऐलान किया कि 1 मार्च से 100% बच्चे जो हैं वो स्कूल जा सकते हैं और नॉर्मल स्कूल हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो नॉर्मल अपनी अटेंडेंस के साथ चला सकते हैं। उस पर हमारा मौक़िफ़ ज़रा मुख्तलिफ था कि 50% का जो तय हुआ है उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, और मैं समझता हूँ कि हमारा फैसला दुरुस्त साबित हुआ और फिर फेडरल गवर्नमेंट को पंजाब को वापस आना पड़ा, बल्कि शायद उनको बंद करने पड़े कुछ इलाकों में स्कूल्स। तो हम कंसल्टेशन करते हैं काफ़ी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, और यकीनन ये एक ऐसी सूरत हाल है कि अगर स्कूल बंद करते हैं तब भी हमारे लिए मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, और अगर हम खुला रखते हैं तो उसमें भी एक रिस्क फैक्टर तो बिल्कुल होता है। अच्छा गनी साहब, ये तो सारा आपने समझा दिया। अब तालीमी इदारे खुलें या बंद रहें इसका सबको इंतज़ार है कि आज क्या ऐलान होता है NCOC की मीटिंग का। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये एक मुसलसल कन्फ्यूजन की आजमाइश सी बन गया है। बेहतर नहीं होगा कि अगर इस बार बैठें तो कम अज़ कम हालिया तालीमी साल का तो पूरा टाइम टेबल बना लें, चले लॉन्ग टर्म ना बना सकें, कोई मिड टर्म प्लानिंग एटलीस्ट हो जाए, समथिंग इन माइंड कि अगर ये हुआ तो हम ये कर लेंगे, और ये पहले से बता दें एग्जैक्टली। और स्कूल किसी हालात में भी बंद ना रहे, कोई ना कोई तरीका ज़रूर हो कि वो प्रोसेस चलता रहे। देखिए, ये बात मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये बिल्कुल नामुमकिन है कि कोई भी शख्स बैठकर अगले 6 महीने के लिए कोई हतमी फैसला कर सके कि हमने क्या करना है। लेकिन हमने हालात को मद्देनज़र रखते हुए ख़ास तौर पर सूबा सिंध में हमने कई मरतबा अपना जो एकेडमिक प्लान था उसको रिवाइज़ किया है, और एकेडमिक ईयर के अंदर जो जो चीज़ें करनी होती हैं उसको हमने कंडेंस भी किया, सिलेबस भी कंडेंस किया, इम्तिहानात, दाखिले, सारी चीज़ें रिवाइज़ की हैं। इस वक्त भी जो प्लान हम जिस पे काम कर रहे हैं उसमें भी हमने पूरे जो एग्जामिनेशन का एक मेथड था पेपर्स का उसको चेंज कर दिया है, और सिलेबस कंडेंस किया है, दाखिलों के जो डेट्स थी वो आगे की हैं, जो नया तालीमी साल शुरू होना है उसको हमने आगे किया है। सारी चीज़ें हमने रीशेड्यूल तो की हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर फिर सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाए कि हमें दोबारा तालीमी इदारे बंद करने पड़ जाते हैं तो फिर यकीनन जो प्लान आपने किया होता है वो सारा डिस्टर्ब होता है और फिर आपको दोबारा एक नया प्लान बनाना पड़ता है। तो कोशिश तो ये है कि जो प्लान बनाया है उस पर अमल दरामद कर सकें, और फिल वक्त तो हम कर रहे हैं, लेकिन हतमी तौर पर ये कहना कि अगले 2 महीने बाद या 3 महीने बाद क्या सूरत हाल होगी, ये मैं समझता हूँ कि किसी के लिए भी आसान काम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया गनी साहब, और प्लानिंग भी है होपफुली। ऑब्वियसली वी आर ऑल वेटिंग के NCOC से यही ऐलान हो कि शायद हालात जो हैं वो इतने बुरे नहीं हुए अभी कि आपको स्कूल दोबारा से लेकिन बाज़ जगहों पे तो हमें सूरत हाल नजर आ रही है। पर्टिकुलरली लाहौर, गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट, इस्लामाबाद में जो बुरा हाल है भाई, इट्स वेरी अलार्मिंग। क्योंकि इस्लामाबाद की आबादी से अगर कंपेयर किया जाए तो वहाँ नंबर्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, और यूर राइट पंजाब में ज़रा इस वक्त ज़्यादा बुरा हाल है, सिंध में फिर भी अंडर कंट्रोल है, बट ये वही चीज़ है, इट कैन गेट आउट ऑफ कंट्रोल
इन अ मैटर ऑफ डेज। हमने ये पूरा थ्रू आउट पिछले साल देखा है, ये ऊपर नीचे सिस्टम होता ही रहा है। स्टूडेंट्स, हम आपको अपडेटेड रखेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात कर रहे थे कि किसी न किसी दौर में हर नौजवान ने या तो पायलट या स्टूवर्ड या लड़कियों ने एयर होस्टेस बनने का ज़रूर सोचा होता है, एक करियर ऑप्शन रखी हुई होती है। ज़रूर, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की करियर ऑप्शन है, लेकिन इसको आसान ना लीजिए, ये बहुत टफ काम है। और लेटर ऑन आधे लोग इसीलिए नहीं जाते हो कि बाद में अंदाजा हो जाता है, you're on your feet all the time। जितनी भी बड़ी लंबी फ्लाइट हो, बहुत बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इसको रिस्पेक्ट वैसे बहुत देनी चाहिए। और आपको साथ साथ ये भी बताएं कि रवायती ख्यालात में तब्दीली के साथ साथ तयशुदा जेंडर रोल्स का महदूद तसव्वुर जो है वो भी अब ख़त्म होता जा रहा है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी एक मिसाल जी गुज़िश्ता दिनों PIA के चीफ फ्लाइट अटेंडेंट तौहीद दाऊद पोता ने कायम की, जब इस्लामाबाद से कराची जाने वाली PIA परवाज़ के दौरान रोते हुए बच्चे को बहलाते हुए उनकी एक तस्वीर जो थी वो इंटरनेट पर वायरल हुई। ये तस्वीर आपके सामने है, सारों ने ये तस्वीर देखी होगी। इट्स अ वेरी इंडियरिंग क्यूट पिक्चर। इट इज इंडीड, क्योंकि जो माओ की हालत हो जाती है ना कभी कभार फ्लाइट में, जब एक छोटा बच्चा भी हो, 2-4 और बच्चे भी हों, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है बच्चों को कंट्रोल करना। और बच्चे पर्टिकुलरली टेक ऑफ और लैंड करते हुए बस लाजमी रोते हैं, इतना वो प्रेशर उनके वो कानों पे पड़ा होता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में कोई फ्लाइट अटेंडेंट आपकी इस तरह हमदर्दाना मदद कर दे, कोई समझ जाए आपकी सिचुएशन को, तो बहुत बड़ी बात होती है। और वैसे भी पता नहीं क्यों लेकिन आदमियों से ये कम एक्सपेक्ट किया जाता है ना, हालांकि ये रोल्स के दरमियान जो लाइन है ये धुंधली होती जा रही है। खैर जी, ये तस्वीर तो वायरल हुई और इनकी तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसे ना सिर्फ दुनिया भर में पजीराई मिली बल्कि अब UN वुमेन पाकिस्तान की जानिब से भी तौहीद दाऊद पोता साहब को सिनफी हमदर्दी और सेंसिटिविटी के इजहार पर ही फॉर शी चैम्पियन अवार्ड से नवाजा गया है। यानी ही फॉर शी यानी कि इसमें men for the rights of women, men for women, in the support of women, और जिसकी वीडियो 22 मार्च को PIA के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की गई। हमारे साथ मौजूद हैं ये खुद से बिल्कुल तौहीद दाऊद पोता साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तस्वीर, जब हमें ये भी नहीं पता था कि हम आपसे गुफ्तगू कर रहे होंगे, कुछ दिनों से आपकी तस्वीर बहुत शेयर हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी बड़ा सराहा जा रहा है। तो बाकी सब बातें बाद में, सबसे पहले तो बताएं कि एक रोते बच्चे को चुप कराने का ट्रिक क्या है, क्योंकि ये हम देखते रहते हैं। अब्दुल्ला, मेरा ख्याल है आपको भी तवज्जो इस पे देनी इसलिए चाहिए क्योंकि आपके साथ भी बड़े ऐसे इंसिडेंसेस हो चुके। इससे आपने सवाल किया बच्चे के बारे में, वो हमारी ट्रेनिंग्स का हिस्सा हैं। और उसी तरह जैसे कोई बीमार जो है बच्चा हमारे ऑन बोर्ड आते हैं, माइनर्स आते हैं, उनको ट्रीट करना, उनकी केयर करना, उनको मेडिकल असिस्टेंस देना, ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। हमें एक ट्रेनिंग का हिस्सा है और दूसरा तो माँ बाप हमें सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं। जैसे हमें अपने बच्चे हम संभालते हैं, जिस तरीके से अपने बच्चों की केयर करते हैं, तो सारे बच्चे तो हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने वतन के बच्चे हैं और मेमार हैं इस पाकिस्तान के, और इनकी केयर करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। इन बच्चों को, इन फूलों को अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। अच्छा तौहीद साहब, अब चूँकि अब आपको अवार्ड पे भी नवाजा गया, पर्टिकुलरली ये तस्वीर ये वायरल हुई, तो ये जो वीडियो और ये तस्वीर थी, इस वाक़े के बारे में बताइए। उस दिन क्या हुआ था? बच्चा अपसेट था, रो रहा था, वॉज ही नॉट वेल, क्या सिनेरियो बना? कैबिन क्रू, मैंने अपना हक अदा किया और मैं जाके उनको अटेंड किया। उस खातून को जो मुश्किल में थी, काफ़ी हेल्पलेस थी और उसके 2 बच्चे संभाले नहीं जा रहे थे, तो मैंने कहा कि शायद कोई मेडिकल असिस्टेंस चाहिए या इसको कुछ और। हमारे पास DM के किट मौजूद होती है जिसमें 100 पैसेंजर्स को लुक आफ्टर किया जाता है, दवाइयाँ मौजूद होती हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब जितने अगर पेशेंट्स आएँ उनको अटेंड करने के लिए। जैसे मरीज़ आते हैं, व्हील चेयर्स के आते हैं, आपके स्ट्रेचर केसेस पे आते हैं, तो उस केस में किसी को भी अगर खुदा न खास्ता जहाज़ के दौरान किसी को दौरानिए के दौरान अगर कोई तकलीफ़ हो तो हम उनको अटेंड करते हैं, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इसी जज्बे के तहत मैं आगे गया, बढ़ा, खातून को मैंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ केबिन के शोर और अननेचुरल एक माहौल में है, इस डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इसको रिलीफ़ नहीं मिल रहा, अगर आप थोड़ी सी मेरी मदद कर दें। तो मैंने इंसानी जज्बे के तहत आगे बढ़ के उस बच्चे को उठा लिया अपने हाथों में
और मैंने जब कंधे पे उसको सुलाया तो वो वाकई सो गया, नींद आ गई। उसकी कच्ची नींद थी। जब मैंने उसको दिया तो उसने कहा कि ये अभी कच्ची नींद है इसकी, फिर रोना शुरू कर देगा, 2-3 मिनट अगर आप इसको थोड़ा सा टहलाएं और इसको रिलीफ और कंफर्ट हो ताकि ये हमारा सफ़र अच्छा गुजरे। और फिर मैंने उसको चलें आपको उठाने का अंदाज़ा ऐसा होगा फिर, क्योंकि बच्चे जो है ना, भाई हमारा वाला तो बहुत तेज़ था, हाथ चेंज होते थे तो और कच्ची नींद से भी उठ के बैठ जाता था। लेकिन फ्रॉम द मदर्स पर्सपेक्टिव मैं आपको ये भी कहूँ कि आप बहुत ही कोई ट्रस्टवर्दी कोई शख्स हो तो फिर आप अपना बच्चा उनके हाथ में देते हैं, अदरवाइज यू वुडंट इवन। तो लिहाजा आपको डेफिनेटली इंस्पायर आपने किया ही होगा कि यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दैट चाइल्ड। तौहीद साहब ये भी बताएगा कि अब हमारी तरह इसी माशरे से हैं आप भी, और इस माशरे में तो ये तासुर है कि मर्दों का बच्चों की देखभाल का क्या काम, ये तो ऑब्वियसली औरतों का काम है। ये सुनने में चीज़ें आती हैं, वेदर वी अग्री विद इट और नॉट इज़ अनदर स्टोरी। तो आपको लोगों ने कभी ये कहा या तस्वीर देख के कहा कि भाई ये तुमने किस चीज़ से तुम्हारी मशहूरी हो गई? नहीं, बिल्कुल ये तासुर गलत है। ये एक देखिए ना, अब दोनों के फ़राइज़ में शामिल है। अगर मियाँ बीवी हैं और या माँ बाप हैं तो दोनों की ज़िम्मेदारी है। अगर वो फ़र्ज़ करें उसकी कफ़ालत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो भी बच्चों की कफ़ालत के लिए, और अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस फैमिली का हिस्सा, इस माशरे का, वो अपना अहम किरदार अदा करता है मर्द, और हेल्पिंग हैंड होता है अपनी ख़वातीन के लिए। हमारे लिए माशरे में काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त हैं। हमारी ख़वातीन जो है किसी तौर पे भी कम नहीं हैं और एहतराम करना भी चाहिए। और बहैसियत एक इंसान, बहैसियत एक मर्द होते हुए मैं यही सबसे गुजारिश करूँगा कि ख़वातीन का एहतराम करें, ख़वातीन को दर्जा दें उनकी, ताकि उनकी सहूलियात हों, आप उनकी सहूलतकार बने, उनको हेल्प करें, उनकी मदद करें, उनकी डिफ़िकल्टीज़ में उनकी जो है आप सहायता करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे फैमिली अगर होती है, बच्चे सिर्फ़ औरत की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये दोनों की है, मर्द की भी है, औरत की भी है। वाहिद साहब, UN Women पाकिस्तान की जानिब से जब आपके लिए इस एजाज़ का ऐलान हुआ तो कैसा लगा आपको? कितनी हौसला अफजाई महसूस हुई? पर्टिकुलरली इस अवार्ड के बाद क्या सिलसिला रहा? लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं क्योंकि बड़ा यूनिक सा इन इटसेल्फ ये अवार्ड भी है। बिल्कुल जी, यकीनन मेरे लिए तो काबिल फ़ख्र है ही बात, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है, पूरे सबके लिए। मेरे जितने PI के साथी हैं, इदारा है बहैसियत इदारा, और इसके अलावा जैसे पूरे मुल्क है, सब लोगों के लिए, मेरी फैमिली के लिए बिल्कुल काबिल सताइश है, काबिल इफ्तिखार है। और हमारी जैसे एयरलाइन है, PI है, इस वक्त जो है हमारे सरबराह एयर मार्शल अरशद मलिक साहब की सरबराही में बहुत आगे की तरफ बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का तौहीद दाऊद पोता साहब। खूबसूरत बात यह है कि जो आपका काम है, योर लाइन ऑफ वर्क, वो तो एक चीज़ है, लेकिन उससे बढ़ के अगर कोई अवार्ड दिया जाए, कोई एक्नॉलेजमेंट की जाए तो वो बहुत ही अच्छा लगता है कि आई डिड मोर दैन दैट वाज रिक्वायर्ड ऑफ माय ड्यूटी विच यू डिड। ज़बरदस्त। तो लिहाजा ये एक रोल मॉडल है। प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस। सेंसिटिविटी अपने दिल में लाएं लोगों। थोड़ा ये तो चलें, इनकी जॉब है, इनका काम है, लेकिन घरों में भी इसको अपनाने की कोशिश करें। बेशक हेल्प आउट योर पार्टनर्स विद द बेबीज। बच्चे पालना माँ और बाप दोनों की बराबर की जिम्मेदारी होती है। सियासत की बात करेंगे। PDM का मुस्तकबिल क्या होगा भी कि नहीं? 16 मार्च को PDM सरबराही इजलास में होने वाले गिले शिकवे बढ़ते बढ़ते अब इल्जामात और तानों तक जा पहुंचे। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के बयानात के बाद PDM इत्तेहाद के कायम रहने के इम्कानात तकरीबन खत्म हो गए हैं। राना सनाउल्लाह के आसिफ जरदारी को कमज़ोर इंसान कहने पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल सामने आ गया। हमें मीडिया के जरिए एक दूसरे को मैसेजिंग नहीं करनी चाहिए। जब हम और गलतफहमियां पैदा होती हैं, इशारों में की जाने वाली बातें बहरहाल मुबहम होती हैं और उसके जवाब भी देने पड़ते हैं। हमसे तो नहीं कहा गया कि उसमें इस्तीफे देने का ऑप्शन लाजमी है। किसी मीटिंग के अंदर ये तय तो नहीं हुआ था। और मुझे बड़ा एहतराम है अपनी PDM की क़यादत का। अगर हमारी क़यादत लेवल पे ये एतराज़ आ जाए कि जी अगर इस्तीफे नहीं तो लॉन्ग मार्च का फ़ायदा क्या, ये बात वो थी जो मीटिंग के अंदर बैठ के करनी चाहिए थी, जो मीडिया के जरिए नहीं आनी चाहिए। हम कोई पैंतरा नहीं बदल रहे, हम इस्तीफों के ऑप्शन के साथ हैं। आसिफ जरदारी साहब ना अपनी ज़ात में डरने वाले हैं। जरदारी साहब का पूरा माजी इस बात का गवाह है। वो 13-14 साल तक जेलों में रहे। हुकूमती वुज़रा अपोजिशन के इख्तलाफात को मज़ीद हवा दे रहे हैं। अब इस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइद साहब। जब बात माजी के तानों और आपसी इजलास की बातें खोलने तक आ गई है तो फिर मुस्लिम लीग नून
और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो फासले हैं उनसे इनकार शायद अब मुमकिन नहीं रहा, तो क्या अपोजिशन इत्तेहाद के लिए ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है या अभी कोई रास्ता बाकी है? पीडीएम में कोई जान बाकी है जो कभी तरोताज़ा हो सकती है ये पीडीएम वक्त आने पे? मेरा ख्याल है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर तो नहीं गए, लेकिन मामलात ज़ाहिर है ख़राबी की तरफ जा भी रहे हैं और चले भी गए हैं। जो एक दूसरे के बारे में कमेंट्स किए हैं बिलावल साहब ने और मरीम साहबा ने, ये दोनों बड़े नामुनासिब हैं। और ज़ाहिर है जब आप इत्तेहाद में इकट्ठे होते हैं तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है। इस तरह की तल्ख बातें करने से हालात जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि दोनों की मजबूरी है इकट्ठे चलना। दोनों एक अपोजिशन इत्तेहाद में है, दोनों के मुखालिफ हुकूमत बैठी है, इसलिए मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई रास्ता निकालने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अच्छा फराज साहब, हुकूमत माने या ना माने, लेकिन कुछ ऐसे दिन ज़रूर आए जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी नज़र आ रही थी। तो इस इत्तेहाद ने हुकूमत को तंग तो कर रखा है, डेफिनेटली, इससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो मामलात हो चुके हैं, क्या इलेक्शन का वक्त आने तक हुकूमत को परेशान भी होना चाहिए या अब सब ओके हो चुके हैं, अब दे आर नो मोर अ थ्रेट? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तो अभी बहुत दूर हैं, 2.5 साल में। हमारे यहाँ तो आपको पता है छोटे छोटे वाक़यात जो होते हैं, एक वाक़या होता है उससे पूरी सियासत बदल जाती है। पनामा ने पूरी सियासत बदल दी, नून लीग की हुकूमत ख़त्म कर दी, मियाँ नवाज़ शरीफ को नाअहल कर दिया। इसी तरह आप ज़रदारी दौर के वाक़यात देखें कि किस तरह अदलिया के मामले पर हुकूमत क्रिपल हो गई थी। तो यहाँ तो कोई एक बड़ा वाक़या जो है वो 2.5 साल तो बहुत लंबे हैं। मेरा ख्याल है इलेक्शन तक इतना फ्री हैंड नहीं है इमरान खान के ख़िलाफ़। हाँ, इमरान खान को चाहिए कि अपनी गवर्नेंस बेहतर करें, अपनी डिलीवरी बेहतर करें, ये है असल उनका चैलेंज। पीडीएम का चैलेंज तो अपनी जगह था, असल चैलेंज उनको ये है कि वो महंगाई और गवर्नेंस को ठीक, महंगाई गवर्नेंस के मामलात को अगर हुकूमत ठीक करेगी तो जाहिर है कि बाकी चैलेंजेस फिर खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। More on that later in the show. First things first, इंतखाबी इस्लाहात वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की ख्वाहिश कई बार जाहिर कर चुके, लेकिन सेनेट इंतखाबात में मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात के बाद वज़ीर आज़म एक बार फिर सरगर्म हुए। उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को इंतखाबी इस्लाहात और इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिसेस ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पर मल्टी पार्टी पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त की। अब सीनियर पार्लिमानी कमेटी की संजीदगी का ये आलम है कि इजलास में 15 में से सिर्फ 3 लोग ही शरीक हुए। इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर कानून साजी अपोजिशन के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं, लेकिन मौजूदा सियासी माहौल में लगता नहीं अपोजिशन ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएगी। इसमें एक ऐसे वफाकी वजीर हैं जो अक्सर जुडिशल और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते रहते हैं और अपोजिशन को ये भी कहते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए। ख़ुद भी वैसे अपने साथियों को इन्हें मशवरा देना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, वज़ीर आज़म का बड़ा जोर है कि अब वक्त आ गया कि सब मिलकर इंतखाबी इस्लाहात की जानिब बढ़ें आगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वगैरह लाई जाए। सबसे पहले तो ये बता दें कि क्या टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान इस मकाम पर आ गया है कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक वाले सिस्टम पर चलें, क्योंकि 2018 में जो RTS सिस्टम था उसके हवाले से भी काफ़ी कंट्रोवर्सी फिर सामने आई थी। देखिए, पहले तो मुझे आपके सवाल पे काफ़ी हैरत हुई है क्योंकि पाकिस्तान तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है। हमारे यहाँ जो इस वक्त जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के जो पहले 8-10 ममालिक हैं हम उनमें शामिल हैं। हमारे जो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो EVM मशीन्स का मामला है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बनाने का, वो पाकिस्तान बनाने के बिल्कुल कैपेबल है। और हम जो कॉमसेट्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है और इदारे हैं, वो सब ये चीज़ें बना चुके हैं और इंशाल्लाह ताला हमने प्रेजेंट भी कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन ने एक पूरा RFP जारी किया है जिसमें उन्होंने देखा है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। वो तमाम ही रिक्वायरमेंट्स तकरीबन जो है वो पूरी हो चुकी हैं और उसके मुताबिक इंशाल्लाह ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का एक निज़ाम है वो उसके मुताबिक तैयार किया गया है जो प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश किया गया।
अच्छा फवाद, ये भी बताइएगा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमत की ख्वाहिश इस वक्त तक तो ख्वाहिश ही है कि जिस सीनियर पार्लिमानी कमेटी को ये काम सौंपा था उनकी आप ज़रा सीरियसनेस देखें कि इजलास में 15 में से सिर्फ 3 लोग ही आ सके। तो पूछना हम आपसे ये चाह रहे हैं, क्या इस वक्त सियासी माहौल ऐसा है कि इंतखाबी इस्लाहात मुमकिन भी हो? हर तरफ मारा मारी चल रही है, कौन सुनेगा आपकी, इतनी लफ्जी जंगें भी हो रही हैं। Who is going to be interested in this? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने एक बार फिर बड़ी संजीदा कोशिश की है। जो स्पीकर साहब ने ये कमेटी क्रिएट की है, जो उसके बाद तमाम इस्लाहात के लिए जो उन्होंने कोशिश की है, लेटर लिखा है, अब अगर दोबारा अपोजिशन इसके ऊपर नहीं आती तो फिर ये एक बड़ा मौका दोबारा खो देगी। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शंस के इस्लाहात बहुत अहम हैं और इसमें अपोजिशन को साथ देना चाहिए। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात की है, जो ख्वाहिश की का इज़हार किया है, वो बड़ा जायज़ है और स्पीकर साहब ने इसके ऊपर अमली इक़दामात का आगाज़ भी कर दिया है। सो ये मौका है अपोजिशन के लिए कि वो आगे बढ़े और इस चीज़ को हम कंक्लूजन की तरफ ले जा सकें। और अगर अपोजिशन ने ये कदम नहीं बढ़ाते और इस्लाहात नहीं लेके आते तो हम फिर एक और अहम मौका ज़ाहिर कर देते। अच्छा जी, आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब ने तो एक संजीदा कोशिश कर दी है। होपफुली वज़ीर आज़म की टीम और अपोजिशन भी कुछ लचक दिखाए। फवाद साहब, इंतखाबी इस्लाहात हों या कोई भी कानून साजी हो, हुकूमत को सर्टनली अपोजिशन से रब्ता करना ही पड़ेगा। अपोजिशन इस वक्त 2 फैक्शन में अपेरेंटली अभी जो PDM की तराड़ है उसके बाद तकसीम नज़र आ रही है। अगर ये ऑप्शन हो कि आप मुस्लिम लीग नून से बात करें या पीपल्स पार्टी से बात करें तो कहाँ से शुरू करेंगे आप लोग? देखिए जी, हमने तो अपना एजेंडा दिया है और इस एजेंडे के ऊपर अपोजिशन ने आगे बढ़ना है। पीपल्स पार्टी का रवैया जाहिर है कि नज़र ही आ रहा है कि बेहतर है। PMLN की जो इसका लीडरशिप है वो बहुत ही नाबालिग हाथों में है। मरियम नवाज़ का पार्लियामेंट से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनकी दिलचस्पी नहीं है। वो इस निज़ाम को ख़ात्मा करने के दर पे है। फजलुर रहमान साहब भी इसी मिशन पे हैं। पीपल्स पार्टी का निज़ाम में स्टेक है, वो इस निज़ाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जाहिर है पीपल्स पार्टी इसमें दिलचस्पी ले रही है, PMLN दिलचस्पी नहीं ले रही। अब मैं ये समझता हूँ कि PMLN के वो लीडरशिप जो पार्लियामेंट में है उनको चाहिए मामला अपने हाथ में लें और इस ये जो बुनियादी मसला है पाकिस्तान में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, इलेक्शन इस्लाहात का, उस पे हुकूमत और अपोजिशन मिलकर आगे बढ़े। चले, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। यानी कि आपकी तरजीह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। अगर अपोजिशन में सबसे पहले किसी से बात करनी होगी तो कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी से बात की जाएगी पहले। क्या ही बात हो कि एवरीबडी इज ऑन सेम पेज। कुछ चीज़ों पे तो सेम पेज पे होना चाहिए और ख़ास तौर पे कोई बेहतरी का एक निज़ाम आ रहा है, एक सिस्टम किया जा रहा है, तो बाकी अपने डिफरेंसेस थोड़े से असाइड कर दें। Anyway, अच्छा जी, एक ट्रिब्यूट और बहुत ही अहम ट्रिब्यूट। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हम जुल्म के खिलाफ मुजाहिमत की अलामत समझे जाने वाले इनकलाबी और अवामी, वैसे मेरा ख्याल है इन्हें अवामी शायर कहना चाहिए, जमहूरी शायर कहना चाहिए। इनका आज 93वां यौम पैदाइश है। हम हबीब जालिब साहब को याद कर रहे हैं। 1928 में ये ज़िला होशियारपुर भारतीय पंजाब में पैदा हुए और ज़िंदगी भर रियासती जबर और जुल्म के खिलाफ कलमा हक बुलंद करते रहे। पूरी उम्र गरीब और पिसे हुए तबके के लिए जद्दोजहद में गुजरी। साफ सीधी और खरी बात कहने पर हर हुकूमत उनसे नाराज़ रही। पहले अयूब खान, फिर याहिया खान ने कैद किया। भुट्टो दौर में भी उनके हालात नहीं बदले। हैदराबाद साजिश केस में कैद किए गए। ज़ियाउल हक दौर हुकूमत भी कठिन साबित हुआ। अभी कहीं जुल्म होता है तो अगर आपको अल्फाज ना मिल रहे हो ना तो उस जुल्म के खिलाफ कलमा हक बुलंद करने के लिए तो हबीब इनका कलाम जो है, और बहुत से जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको भी इस नारे से ज़्यादा इनके बारे में पता चला है। कोई चीज़ आपकी होती है वैसे तो ऑफ कोर्स, और हमारे सियासतदानों का भी बड़ा अहम किरदार है ना वो भी अपने अपने अंदाज में इनका कलाम इस्तेमाल करते रहे, पढ़ते रहे तो फिट कर दिया जाता है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। और आपको ये दिस इज़ इंटरेस्टिंग, यू वुड फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। आपको बताएं कि इस्लामाबाद की रानी खान नामी ख्वाजा सरा ने भीख और डांस छोड़कर मदरसा खोलकर पूरी ख्वाजा सरा बरादरी के लिए एक अलग सोच पैदा करने का काम किया है। रानी खान ने तकरीबन 2 साल पहले अपनी कम्युनिटी को दीनी तालीम देने का बीड़ा उठाया और पहले उन्होंने खुद दीनी मदारिस में कुरान पाक की तालीम हासिल की और फिर अपने वसाइल से 2 कमरों का एक मदरसा खोला जहां अब 20 से ज़ायद ख्वाजा सरा तालीम हासिल कर रहे हैं। रानी खान के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इस मदरसे को हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई इमदाद नहीं मिली है और रानी खान अपने मदरसे में ज़ेर तरबियत ख्वाजा सराओं को
सिलाई कढ़ाई भी करना सिखाती हैं ताकि वो कपड़े सीकर स्कूल के लिए फ़ंड्स जमा कर सकें। उन्हें हुनर भी सिखाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें दीनी तालीम के बारे में भी बता रही हैं, उनकी आशनाई करा रही हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सके। और सर्टनली रानी, आपका ये जज्बा काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। जो लोग रानी को जानते हैं वो प्लीज़ इस नेक काम में रानी की मदद करें। पीपल हु आर इन इस्लामाबाद, ये मदरसा इन्होंने इस्लामाबाद में ही खोला है, प्लीज़ फाइंड आउट रानी खान और इनकी ज़रूर मदद करें। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा। पिछले साल कोरोना के सबब आज़मीन हज की तादाद 10,000 मकामी अफराद तक महदूद कर दी गई थी, जिसकी वजह से हज के लाखों ख्वाहिशमंद मुसलमान जो पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद में हैं, हज की सआदत से महरूम रहे थे। और इस साल सऊदी अरब की जानिब से हज पॉलिसी का ऐलान किया गया है, जिसके तहत वैक्सीनेशन की लाजमी शर्त होगी और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। इसी की वजह से रवा साल हज ज़्यादा महंगा होने का भी इम्कान शुरू से कह दिया गया था। इसका इशारा आपको याद दिला दें, वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब भी दे चुके हैं, सऊदी अरब आने वाले आज़मीन को 72 घंटों के लिए क्वारंटाइन में भी रखा जाएगा, जिसके 48 घंटों बाद उनका दोबारा कोरोना टेस्ट किया जाएगा। काफ़ी SOPs हैं वैसे इसमें। सऊदी हुकूमत की जानिब से रिहाइश और सफरी सहूलियात में खुसूसी रियायतों का भी ऐलान किया गया है, लेकिन बसों में कम मुसाफिर और रिहाइश गाहों में ज़्यादा जगह पर महदूद अफराद ठहराए जाएंगे, जबकि वैक्सीन का खर्चा अलग है। लिहाजा इस साल हज अखराजात में मामूल से इजाफा ही मुतवक्के है। ऑब्वियसली हर चीज़ महंगी बिल्कुल। और नूरुल हक कादरी साहब की जानिब से आज़मीन हज को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीनेशन फराहम करने का भी कहा गया था, लेकिन अब तक बाकायदा हज पॉलिसी का ऐलान नहीं किया गया है। ज़ाहिर है हमारी यहाँ माशाल्लाह जिस तेज़ रफ्तारी से तंज में कह रहा हूँ वैक्सीनेशन का अमल चल रहा है, बाय द वे एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन द रीजन बहुत स्लो है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ अगर आपने 2-4 लोगों का इर्द गिर्द सुन लिया कि उन्हें वैक्सीन लग गई है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर दिगर ममालिक जो हमारे हमसाया ममालिक को भी आप देख लें, आप बांग्लादेश देख लें, नेपाल देख लें, आप इंडिया देख लें, आप श्रीलंका देख लें, कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए हैं ये लोग वैक्सीनेशन को लेकर। हम तो अभी 21 मार्च का मैं ग्राफ देख रहा था, हम अभी तक फ्लैट ही हैं उस ग्राफ में। बिल्कुल हम लोग फ्लैट हैं और हमें कोई ज़्यादा कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें नज़र आ रहा है ना, पता ही है कि कितना स्लो ये प्रोसेस है। बड़ा अच्छा प्रोसेस है, जो जा रहे हैं उनको बहुत ही अच्छा सहूलियात हैं। इट्स एक्सीलेंट, हर कोई तारीफ़ कर रहा है, लेकिन इसको ज़रा जल्दी करने की ज़रूरत है। जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी अमूर आफ्ताब जहांगीर साहब। आफ्ताब साहब, सऊदी अरब की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि इस बार भी हुजाज जो हैं वो इंतहाई महदूद तादाद में होंगे, वैक्सीन के बगैर नहीं आ सकते, और भी कई सख्त शराइत बताई हैं। तो क्या पाकिस्तान इस सब पर अमल करने के लिए तैयार है? हमने 4C किया हुआ है, तैयारी पूरी है? इस दफ़ा अब उन्होंने अभी जो है ऐलान किया है कि जी वैक्सीनेशन ज़रूरी होगी और 72 घंटे की क्वारंटाइन भी होगी, तो उसके बाद जो है वो उसके बाद भी महदूद तादाद में हुज्जाज को जो है इजाज़त दी जाएगी। अब देखना ये है कि वो उसके अंदर और क्या वो पॉलिसीज़ को वाज़े करते हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये इस दफ़ा भी मुश्किल है, क्योंकि अभी जैसे कोरोना की ये तीसरी लहर भी इस वक्त दुनिया के अंदर फैली हुई है। तो मैं समझता हूँ कि बल्कि मैं तो दुआ करता हूँ और आपसे सारे तमाम आलम के मुसलमानों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों से दुआ की अपील करता हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें इस वबा से हमारी छुटकारा हमें हासिल हो, और हम ये अपने अहम फरीज़ा है जो एक हमारा रुकन है इस्लाम का हज, उसको अदा कर सकें। आफ्ताब साहब, हज के अखराजात तो पहले ही ज़ाहिर है इस दौरे हुकूमत में 5 लाख रुपए 5-6 लाख रुपए तक पहुँचते नज़र आते हैं। अब इस बार जो शराइत सामने आई हैं, इसमें क्या लग रहा है, मज़ीद एक्सपेंस पड़ेगा? देखें, जो पिछले साल हज हुआ था वो तकरीबन 4.5 लाख के करीब हज्जाज से लिया गया था, और वो भी इस वजह से कि जो वहाँ पर जो अखराजात बढ़ाए गए, वहाँ पर जो चीज़ें महंगी हुई, उसके इम्पेक्ट जो है वो यहाँ पर पाकिस्तानी हज्जाज के ऊपर भी आया। लेकिन अब देखना ये है, क्योंकि हाजियों की तादाद बहुत कम होगी तो अखराजात यकीनन ज़्यादा होंगे, लेकिन कितने ज़्यादा होते हैं ये अभी वक्त बताएगा। मेरा ख़्याल में जितने आपने अभी इस सवाल में ज़िक्र किया है, इससे तो कम ही होंगे।
अच्छा आफ्ताब साहब, ये सारों का ही ये सवाल होगा कि पाकिस्तानी आज़मीन की बड़ी तादाद उन लोगों पर मुश्तमिल है जो ज़िंदगी भर एक एक पाई, एक एक रुपया जोड़कर हज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो अब ये रकम कहीं की कहीं जा रही है। क्या इस सूरत हाल में हुकूमत को एक बार फिर सब्सिडी की तरफ नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल, हमारी कोशिश भी होगी और हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और हुकूमत से भी दरख्वास्त करेंगे कि ये फरीज़ा जो है ये बड़ी गरीब, ख़ास तौर पे गरीबों के लिए तो बड़ा अहमियत का हामिल होता है कि सारी ज़िंदगी वो पैसा जमा करते हैं और फिर ज़िंदगी में एक दफ़ा हज अदा करते हैं। तो उसमें जो है यकीनन कोई ना कोई सब्सिडी हुकूमत को देनी चाहिए और हम कोशिश भी करेंगे, अपनी वजारत की तरफ से भी अपील करेंगे गवर्नमेंट से, और बहैसियत एक मेंबर कौमी असम्बली इस बात को हम असम्बली में भी उठाएंगे कि हाजियों के लिए कोई ना कोई रिलीफ पैकेज जो है वो ज़रूर दिया जाए। आफ्ताब जहांगीर साहब सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद थे। बट हज के लिए तो पहली शर्त यही है कि आप इस्तिताअत रखते हो हज करने की। सो माली इबादत भी है ये एक तरह से। तो आई वंडर कि सब्सिडी का कॉन्सेप्ट जो है इसमें कैसे फिट बैठता है और बैठेगा। बिकॉज़ अगर आप इस्तिताअत नहीं रखते हज करने की तो आप पे फ़र्ज़ नहीं है फिर हज। इस्तिताअत प्राइमरी इसकी शर्त है, जाहिर है। एनीहाउ लेकिन मेक इट मोर एक्सेसिबल, जाहिर है जो बेजा और बेतहाशा एक्सपेंसेस हैं वो तो फिर हर एक की ऑलमोस्ट एक वक्त में आएगा कि इस्तिताअत से बाहर हो जाएगा ना। क्योंकि अगर तो वो 8, 9, 10 लाख की बात चली जाएगी तो फिर तो वो आदमी जो एक्चुअली एक नॉर्मल हज की इस्तिताअत रख भी सकता होगा तो उसके पहुंच से बाहर हो जाएगी बात। बिल्कुल सोचने वाली बात है ये। एनीवे जी, अचानक से हमें एक पुराना पाकिस्तानी गाना याद आ गया। कौन सा था वो हम आपको बताएंगे आगे चलकर, लेकिन अभी हमने आपको बताना है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 24 मार्च यानी आज के दिन वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। और इस साल वर्ल्ड टीबी डे का थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। दुनिया की 1/3 आबादी टीबी का शिकार है। तपेदिक का आलमी दिन मनाने का मकसद आलमी सतह पर इस मुहलिक मरज से मुताल्लिक आगाही फराहम करना और ऐसे इक़दाम करना है जिससे दुनिया को टीबी से मुकम्मल निजात मिल सके। विच मेक्स यू वंडर कि अभी तक टीबी है, क्योंकि आप सुनते हैं ना बहुत पुरानी कहानियां सब सुन रहे हो तो फिर टीबी होगी किसी को, उसके बाद कोई इलाज नहीं था। अभी तक टीबी एग्जिस्ट। माहिरीन के मुताबिक आपको बताएं कि टीबी 100% काबिल इलाज है और टीबी के मरीज़ के लिए ज़रूरी है कि मुतवाज़न और सेहतमंद खुराक खाएँ और नशा आवर अशिया और तंबाकू नोशी से परहेज़ करें। जगह जगह ना थूकें, ज़्यादा से ज़्यादा खुले माहौल में वक्त गुजारें। तो ये सारी चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। ऑफ कोर्स देन देयर इज मेडिकेशन। और प्लीज़ ये जो अभी भी हम इन 21st सेंचुरी भी 2021 में भी पाकिस्तान में लोगों को बताते हैं कि जगह जगह ना थूकें, क्योंकि हमने अपने इर्द गिर्द ये आदत ओवर द ईयर्स तब्दील होते हुए नहीं देखी लोगों की। पान की कम हो गई है सर्टनली, ये बात कहनी चाहिए। लेकिन अभी भी आप मुझे बताएं, आपके सामने नहीं लेकिन चोरी छुपे जो पान की पीकों के दाग आपको सड़कों पे या कहीं कोनों खुदरों में नजर आते हैं, वो कोई तो थूक के जाता है। ऑब्वियसली कुछ थूक रहा होता है, बट होपफुली आई एम होपिंग कि मास्क की वजह से ये थूकने का जो एक है आदत वो ख़त्म भी होगी। अच्छा जी, मूविंग ऑन, आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का दरीना मुतालबा अब पूरा होता नज़र आ रहा है, जो कि एक तवील अरसे से सियासी जमातों का ये इंतखाबी वादा भी रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान को जल्द आइनी हिस्सा बनाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने की तारीखी करारदाद बल्तिस्तान असम्बली में चंद रोज़ पहले मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई थी। और गुज़िश्ता बरस आपको याद दिलाएं, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम के दौरान वज़ीर आज़म ने भी गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने का ऐलान किया था। हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। माजी की कई हुकूमतों की जानिब से भी गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे को ऐसी यकीन दहानी करवाई जा चुकी है, लेकिन अब मुतफ़िक़ा तौर पर यह मामला किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाए तो यकीनन एक खुशाइंद बात होगी। सर्टनली हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान साहब। उनसे ज़रा जानते हैं कि आगे क्या होता हुआ देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। खालिद साहब, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने मुतफ़िक़ा मुतालबा किया है कि इस इलाके को सूबे का दर्जा दिया जाए। क्या आपको इसकी ज़रूरत पेश आई? क्या इसके पीछे थॉट प्रोसेस था? ज़ाहिर है बड़ी देर से देरीना मुतालबा है इसका।
की ज़रूरत तो रोज़ अव्वल से ही थी, और मेरे ख्याल में शायद पॉलिटिकल विल नहीं थी या कोई और मामला थे जिसकी वजह से आज तक गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के आइन के अंदर शामिल नहीं किया गया था, कौमी धारे में शामिल नहीं किया गया था। और ये शामिल ना करने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में और बिलखुसूस नौजवानों में एक बेचैनी और एक एहसास महरूमी का एक एहसास था। तो ये जब कौमी धारे में गिलगित बल्तिस्तान शामिल होगा तो न सिर्फ उस महरूमी का खात्मा भी होगा, बल्कि दूसरे तमाम सूबों की बराबरी में आके गिलगित बल्तिस्तान इस मुल्क की और अपनी तामीर और तरक्की में बेहतर किरदार अदा कर सकेगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आप क्या उम्मीद रखते हैं कि कब तक वफाकी हुकूमत और इदारे इस पर रद्द अमल दे देंगे, कब गिलगित बल्तिस्तान को सूबे की हैसियत मिल जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में भी हुकूमत में, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत में। अब ये जो चीज हमें जब असेंबली में जाएगी तो इसमें PMLN, PP या जोन सी भी पार्टीज हैं, वो सब भी अपने अपने टाइम पे अबूरी आईनी सूबे का वादा कर चुकी हैं। तो इतने को एक तो इख्तलाफ नहीं होगा, दूसरा चूंकि गिलगित बल्तिस्तान में ऑलरेडी तमाम पार्टीज एक पेज पे आ चुकी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम के लिए जब टेबल होगा तो उस वक्त कोई आवाज या कोई इस तरह की मुखालफत की कोई बात हम नहीं समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला होगी, क्योंकि ये किसी की जात या किसी की कोई और चीज नहीं, ये पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की जरूरत है, ये गिलगित बल्तिस्तान की और मसला कश्मीर की है। जी बिल्कुल। अब ये बताइएगा वज़ीर आला साहब कि आपकी हुकूमत के इब्तदाई दिन हैं, ऑल्दो अब इस एक एजेंडे पर तो हुकूमत और अपोजिशन हमें एक ही पेज पर नज़र आ रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में भी हम ऐसा ही इत्तेफाक देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान के ऐवान में? जो भी चीज गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के साथ मुंसलिक और उसकी जरूरत हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी हद तक जाएगी कंसेंसस पैदा करने के लिए। और आपको ये वाज़ेह मिसाल इसी करारदाद में है कि ये एक पार्टी की तरफ से नहीं, हमने यही कोशिश की है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से पेश हो और हम इसमें कामयाब भी हुए और तमाम अपोजिशन पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया। और जो करारदाद है उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन है, PMLN है, JUI और दूसरी जितनी भी पार्टीज थी, उन सब के जो पार्लिमानी कायदीन थे उनके सिग्नेचर के साथ हमने ये करारदाद पास की। तो ऐसी कोई भी दोबारा जरूरत हुई तो इंशाअल्लाह ताला हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया जाए। थैंक यू जी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बड़ी अच्छी बात है कि GP की असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह करारदाद मंजूर की है। और इससे पहले जब हम अपनी यहाँ इलेक्शन रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के निज़ाम और ये तमाम चीज़ों की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ भी अगर कंसेंसस हो जाए और ये जो बेहतरी है जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी है, इन चीज़ों पर सभी एक साथ मुतफ़िक़ नजर आए तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। जैसा वो कह रहे थे कि होपफुली हो भी जाना चाहिए। मेरा ख्याल है GP वाले ना यहाँ हमारी जो सियासत के इस तरफ हालात है ना, वो देख के डर गए होंगे। उन्होंने कहा जनाब वैसा नहीं हमने बनना। और फिर आपको पता है इलेक्शन के दिनों में एवरीबडी, मरियम नवाज ले लें, बिलावल, एवरीबडी वाज देयर। तो कंसेंसस तो सारों का, इन प्रिंसिपल तो सारों का कंसेंसस है, तो हो ही जाएगा। अच्छा जी, टाइम कम रह गया, कुछ आपको दिखाना चाहते हैं, कुछ क्या हम एक्नॉलेज करना चाहते हैं। कल आपको पता है 23 मार्च पे बहुत से अवार्ड्स जो हैं वो परफॉर्मेंस पे मिले जाते हैं सदर पाकिस्तान की तरफ से। तो एक लंबी फहरिस्त थी कल तो, एंड वी वर सो प्राउड ऑफ आवर आर्टिस्ट और आवर कंट्रीब्यूटर्स एज वेल। तो कुछ नाम हम भी इधर लेना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आबदा परवीन साहिबा, ये लें जी, फोटो भी आपको दिखा दें। और आपको पता है ना उनका एक स्टाइल होता है, द वे शी एक्नॉलेजेस एज वेल, तो उनको भी ये अवार्ड मिला। An award to आबदा परवीन साहिबा is itself an honor. Is an honor. फैसल ईदी साहब भी अभी आपको स्क्रीन पे नजर आए हैं, उनको भी नवाजा गया इन अवार्ड से। उसके बाद जी ये फैसल ईदी पहले आप देख लें। अच्छा, एक और शख्सियत जिनको अवार्ड से नवाजा गया, हम सबके जाने माने प्यारे अंकल सरगम। और अंकल सरगम के किरदार के पीछे उदास होगी उनको व्हीलचेयर में देख के, जो आवाज़, जो राइटर, जिनका ये आइडिया, जिनका ये कॉन्सेप्ट था, फारूक कैसर साहब, उनको भी अवार्ड दिया गया। कंग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन, आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, ज़ेबा शहनाज साहिबा,
जो कि लेजेंडरी एक्ट्रेस, पीपल फ्रॉम आवर जनरेशन वुड डेफिनेटली रिमेंबर हर फ्रॉम 50-50 और क्या मतलब वहाँ से शुरू हुए और कहाँ पहुँचे। तो ज़ेबा शहनाज साहिबा को भी ऑनर ये दिया। अजीमुशान पाकिस्तान की पहचान शान पेंटर साथ कैन, उनकी फैमिली को भी अवार्ड दिया गया और उनकी तरफ से भी, उनके अहल खाना की तरफ से भी अवार्ड रिसीव किया गया। अहमद फराज साहब जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, क्या ज़बरदस्त शायर और क्या लेगेसी उनके काम की बेटे हैं जिन्होंने अवार्ड जो है, बड़े बेटे, एक तो बेटे इनके शबली फराज साहब तो हैं ही हैं और अच्छा उसके बाद स्टार पैक्ट हुमायूं सईद ऑफ कोर्स, तो उनको अवार्ड किया। और सबसे पहले एक्चुअली जो चीज़ें वायरल हुई और पता चला वो हुमायूं सईद की ही थी और उसके बाद रेशम को भी आप देख लें तो रेशम को भी ये ऑनर मिला, बुशरा अंसारी साहिबा को भी ऑनर मिला, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, सकीना समो, कुछ नाम अगर किसी को हम भूल रहे हैं तो ये सॉरी, बट जिन को भी मिला। अच्छा वो गाना जो हमें याद आ रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे, वो रेशम का ही गाना था, जीवा फिल्म का ही गाना था। क्या था? जानू सुन जरा। बड़ा जबरदस्त क्या गाना है, मैं कह रही हूँ कि आप जरूर ये सुने। और अनवर रफी साहब की आवाज है। अच्छा नाइस। तो हम मिलेंगे कल इंशाअल्लाह। और आप एहतियात कीजिएगा प्लीज़, कोरोना वायरस की जो तीसरी वेव है ये बहुत फैल रहा है, अपने प्यारों का ख्याल रखें, मास्क पहने, हाथों एंड ये भी आपको याद दिला रहे हैं कि इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़। आपको पता है कि क्या हो रहा है, आपको पता है तीसरी लहर और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, प्लीज़ मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग है ना उसको ज़रा मज़ीद डिस्टेंस कर लें। We're going to see you tomorrow, inshallah. Have a great day. Have a safe day.